हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हम आज करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, 13 चैप्टर जो हमारा है रिलेशन और फंक्शन का। ठीक है, ये चैप्टर अब हम करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा करेंगे। आई होप आज ये मैं आपको रिलेशन और फंक्शन इसी क्लास में आपको फिनिश करवा दूँ। ठीक है, जो सारा कंप्लीट जो टॉपिक रहेगा वो सारा कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 7 चैप्टर मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट वाला। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। रिलेशन और फंक्शन देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, रिलेशन और फंक्शन, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ए पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्या कहता है, पेयर ऑफ एलिमेंट का जो जोड़ा है, ठीक है, वो होना चाहिए ग्रुप में इकट्ठा इन पर्टिकुलर ऑर्डर और पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही पता चलता है, पेयर मतलब जोड़ा, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में, मतलब सलीके से लिखा होना चाहिए, तरीके से। वी राइट इट बाय लिस्टिंग द टू एलिमेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय कोमा लगा के उसको सेपरेट किया जाता है। एंड इनक्लोजिंग द पेयर इन सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर मतलब ये सर्कल वाली जो हाफ ब्रैकेट है, ये ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे ए कोमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट हमने लिखे हैं, ए और बी। ठीक है, ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट और बी इज कॉल्ड यहाँ पे सेकंड एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद इट इज़ एविडेंट दैट द डेफिनेशन इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पर्टिकुलर मतलब 1 2 अगर हम लिखें तो वो 2 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 1 नॉट बराबर 2। ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ये कब इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल क्या कहता है, x बाई 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कोमा 1 बाई 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की हमें वैल्यू बतानी। वही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास जो है x और y की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, वैसे ही क्रॉस का साइन आता है और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो सेट्स की प्रोडक्ट होती है, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए और बी हमारे पास कोई दो सेट हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इट इज डिफाइंड दैट सेट ऑफ ऑल ordered pair a b where a belongs to a and b belongs to b symbolically a क्रॉस b मतलब फर्स्ट सेट से फर्स्ट एलिमेंट आएगा और सेकंड सेट से सेकंड एलिमेंट आएगा, तो a बिलोंग्स टू a b बिलोंग्स टू b। अगर ये ऐसा लिखा होता b क्रॉस a तो यहाँ पे होता सेकंड b से सेकंड एलिमेंट आता और a से फर्स्ट एलिमेंट, a बिलोंग्स टू a। तो इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखते हैं b कोमा a। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट b हो गया और सेकंड एलिमेंट a हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये लिख भी रखा है इसने यहाँ पे। ठीक है, इफ देयर आर 3 सेट्स ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी, देन वी फॉर्म एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए बी सी। तो ऑर्डर ट्रिपलेट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, यानी कि ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी सबको पता है कैसे डिफाइंड होता है। ए बी सी 3 एलिमेंट हमारे पास हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट में से यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद एन ऑर्डर्ड पेयर, चलो इसका कलर चेंज करते हैं आज इस पेन का। ठीक है, ब्लैक कलर लेते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट आर कॉल्ड 2 टपल्स एंड 3 टपल्स। 2 टपल्स मतलब अगर ए कोमा बी है तो वो हो जाएंगे 2 टपल्स, और ए बी और सी है तो वो हो जाएंगे 3 टपल्स। ठीक है, ट्रिपलेट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ए और बी हमारे पास गिवन है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई 1x फिर 1y 2x 2y 3x 3y। ठीक है, फर्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बी के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है और उनको ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखना है। ठीक है, नोट कुछ रिजल्ट्स हैं, ये क्या कहते हैं, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। उसके बाद इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, अगर ए भी एम्प्टी है बी भी एम्प्टी है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, एम्प्टी। ठीक है,
एन सेट है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ए आईज बिलोंग्स टू ए आई इज दिस, इसको डिनोट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है ना तो प्रोडक्ट का साइन होता है ये वाला, ये प्रोडक्ट का साइन है आई 1 to n और ए आई, और सम जब करते हैं ना तो समीशन का साइन नहीं होता है, जब ये इसका मतलब होता है सम हो रहा है, इसका मतलब होती है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे करते हैं काउंट, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी, उसके बाद ए बी सी 3 सेट हैं तो इनको अलग अलग करेंगे, एन ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी और कार्डिनलिटी ऑफ सी, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ दिस सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट, किसी सेट में 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना होगा, 4 गुना 3 यानी कि 12, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड, ए 1 2 3 बी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, लेस देन क्या है 5, यानी कि 1 3 प्राइम नंबर बोला है तो 2 3 और 5, 5 लेस देन 5 लेना है तो 2 और 3, और ए में ए 2 3 ए क्रॉस बी करेंगे तो एन ऑफ ए क्रॉस बी 3 गुना 2 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 गुना 2, ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़, क्या कहती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें क्या कहती हैं, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स देन ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नोट डाउन करना है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इफ़ ए एंड बी हैव एन कॉमन एलिमेंट, ए और बी में एन कॉमन एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस ए विल हैव एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट, तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट हमारे पास निकल जाएंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, ए 1 2 3 बी 3 4 सी 1 3 5, फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये वैल्यूज इजीली हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फिर ऑप्शन पे टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, let A and B be two sets such that A cross B consists of 6 elements if 3 elements of A cross B are, A और B हमारे पास 2 सेट हैं, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट है, इफ़ 3 एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इज, A क्रॉस B के 3 एलिमेंट हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। इट फॉलोज दैट 1 2 3 आर एलिमेंट ऑफ A एंड 4 6 आर एलिमेंट ऑफ क्या है B, तो 1 2 3 फर्स्ट वाले तो फर्स्ट सेट के, सेकंड वाले सेकंड सेट के, 4 6 इसके बी के, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट है, 6, तो ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, बी में कितने एलिमेंट है 4 और 6, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या अगर ये दोनों बराबर हैं तो फर्स्ट ऑप्शन, बराबर नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिलेशन, रिलेशन क्या कहते हैं, let A and B be two non-empty set then a relation from A to B is a subset of A cross B, A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं हमारे पास, तो रिलेशन क्या होगा A से B का, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B का, A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वो उसका क्या होगा, रिलेशन होगा हमारे पास, ठीक है। Thus R is a relation from A to B, R is a subset of A cross B, here subset R is derived by describing a relationship between first element and the second element of the ordered pair A cross B. If A comma B belongs to R then we write A related to B which is read as A related to B, ठीक है। इसको हम ऐसे ऐसे राइट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ए रिलेशन गिवन है 2 सेट्स का 1 2 3 और 1 4 5 का क्या स्क्वायर रूट का रिलेशन गिवन है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए देन सिंपली से आर इज ए रिलेशन ऑन ए, अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे कि आर जो है रिलेशन है किस पर, ए पर। उसके बाद है पिक्टोरियल और एरो डायग्राम, पिक्टोरियल और एरो डायग्राम क्या कहता है, टू रिप्रेजेंट, एरो डायग्राम बस सीधा वो बताना है, पिक्चर बनानी है, जैसे आर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है, ए सेट है बी सेट में एलिमेंट है, तो ए के एलिमेंट लिख लो, बी के एलिमेंट लिख लो। 1 की इमेज कहाँ पे जा रही है 3 पे, 2 की इमेज कहाँ पे जा रही है 5 पे, 3 की इमेज कहाँ पे जा रही है 6 पे, फिर 2 की किस पे जा रही है 6 पे, फिर 2 की किस पे जा रही है 3 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे एरो से इसको शो करना, रिप्रेजेंट करना। उसके बाद है डोमेन और रेंज, डोमेन हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई 2 सेट हैं ए
क्रॉस बी, ए टू बी कोई रिलेशन है, मान लो ए टू बी कोई रिलेशन है ऐसे, तो जो फर्स्ट वाला जो सेट होगा वो हमारे पास कंप्लीट क्या होता है, डोमेन। ठीक है, क्या होती है, डोमेन। ये होता है हमारे पास को डोमेन, को डोमेन। और जब डोमेन के एलिमेंट इस पे वो मतलब इमेज आती है, जो को डोमेन, डोमेन के एलिमेंट की जो इमेज आएगी और जो इमेज का सेट बनेगा, जो इमेज का सेट बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, रेंज। यानी कि डोमेन इज रेंज इज ए सबसेट ऑफ डोमेन। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यही इसने लिख रखा है, डोमेन हमारे पास आर और रेंज हमारे पास उसका सबसेट। यानी कि जो जो इमेजेस आई हैं हमारे पास, एलिमेंट्स की जो इमेज आएगी उनको एक सेट में लिखना, वो क्या होता है, रेंज। और जो पूरा सेट होगा उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, जैसे अभी ये है ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, आर रिलेशन है। ए टू बी डिफाइंड कैसे हैं, इस तरीके से, ए इज़ लेस देन बी। तो ऐसे ऐसे हमने ये रिलेशन यहाँ पे बना लिया। तो डोमेन इसकी क्या है हमारे पास, ये पूरा सेट A1 to 3, को डोमेन क्या है 3 5 6, और जो रेंज आएगी वो क्या मैप हो रही है, एक तो 1 3 1 5 यानी कि 3 और 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में 1 6 और 2 6 यानी कि 6 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 और 6, जो रेंज के एलिमेंट है वो क्या आएंगे, 5 और 6, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, वैसे यहाँ पे 5 और 6 कैसे, एक की इमेज 3 आ रही है, एक की इमेज 5 आ रही है, एक की इमेज 6, 2 की 3, 2 की 5, 2 की 3, यहाँ पे 3 भी आएगा, 3 5 और 6। ठीक है, जो इसकी इमेजेस आ रही हैं वो ये आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैज़ पी एंड क्यू एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू, या 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी। ए और बी में कितने एलिमेंट हैं उनकी प्रोडक्ट और 2 की उसको पावर में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ इंटीजर आई एज फॉलोज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता वो हमें बताना है। तो देखो वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, आर हमारे पास गिवन है, ये ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन पुट करके देखेंगे, अगर बनता है तो ठीक है। डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, ये रेंज क्या आ जाएगी 0 3 और -3। तो जो गलत है वो बताना है। तो इसमें सारे सही ऑप्शन है, तो गलत क्या है 4। टाइप ऑफ रिलेशन वॉइड रिलेशन, जो एम्प्टी होता है वो। यूनिवर्सल रिलेशन कंप्लीट जो सेट हमारे पास गिवन है वो। आइडेंटिटी रिलेशन आई, खुद का खुद के साथ जो रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है हमारे पास, जिसको हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। अब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद के साथ। ठीक है, खुद का खुद के साथ क्या होता है रिलेशन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन वॉइड सेट, यानी कि एम्प्टी सेट के ऊपर, वॉइड सेट होता है एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए का अगर बी के साथ ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एग्जांपल 2 3 4, R1 2 3 3 2, और मतलब खुद 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ 3 का 2 के साथ, ये हमारे पास R1 और R2 गिवन है। ठीक है, उसके बाद R1 सिमेट्रिक है लेकिन R2 सिमेट्रिक नहीं है ना, क्योंकि 3 का 4 के साथ है लेकिन 4 का 3 के साथ यहाँ पे नहीं है, इसीलिए। उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें भी 2 ऑर्डर पेयर होंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हमें इम्प्लाई करेगा ए और सी जो है वो भी किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। तो वो क्या होगा हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ये उसके एग्जाम्पल हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा कई बार पेपर में भी पूछा गया है। 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, बट यूनियन इज़ नॉट नेसेसरी, यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस हमारे पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय आर ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर है। तो ये बताना है इक्विवेलेंस है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है या नन ऑफ
दीज है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के एक सेट बना लो और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज टू बी ए नॉन एम्प्टी सेट बी, ए रिलेशन ए टू बी ऐसे चलता है। तो इसको फंक्शन कब बोलेंगे, जब ए का हर एक एलिमेंट की सिर्फ इकलौती इमेज मिलनी चाहिए बी में, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, एक की सिर्फ यूनिक, ठीक है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे अब ये दो ए और बी दो सेट हैं, F1 F2 हमने डिफाइंड करके हैं, तो 2 की 3 के साथ है, 3 की 4 के साथ है, 4 की 5 के साथ बन रही है हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज। अब यहाँ से 2 की 3 के साथ है, 2 की 4 के साथ है, एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, 3 और 4, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, F2 यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन एज अ कोरस्पोंडेंस। वो क्या कहता है, फंक्शन एज अ कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या है, ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट टू बी इज अ रूल विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ ए सेट ए टू एलिमेंट बी सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी इन अ यूनिक way. If associates of x belongs to a to y belongs to b, then we say that y is the image of the element x and is denoted by f of x। मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास f कोई फंक्शन है a to b, अगर a के हर एक एलिमेंट की हमने इमेज मतलब f of x इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू a में से उठा के पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा b में से। ठीक है, और वो क्या बन जाएंगे, वो आंसर क्या बन जाएंगे उसकी रेस। तो इसको हमने ऐसे एसोशिएट किया, यानी कि f of x को हम बोलेंगे प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ वाई। ठीक है, ये इस टाइप से बता रखा है। नोट क्या कहता है, देयर में एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन सेट बी विच आर नोट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए। देयर में एग्जिस्ट, कुछ एलिमेंट हमारे पास बी के ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनकी इमेज हमें प्री इमेज जो है हमें सेट ए में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई घबराने वाली यहाँ पे बात नहीं है। उसके बाद टू ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन ए देयर कोरस्पोंड वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो ए के हर एक एलिमेंट की हमारे पास बी के पास इमेज मिलनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट ए रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन। हर एक फंक्शन क्या है, रिलेशन होता है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। द नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन होता है कार्डिनलिटी ऑफ बी और कार्डिनलिटी ऑफ ए, उसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन। फंक्शन हमें बताना है कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन हो गया। तो R1 यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद R1 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 4 की 4 के साथ और 4 की 5 नहीं बनेगा, यूनिक इमेज होनी चाहिए। R2 1 1 2 3 3 5 बिल्कुल बनेगा। R3 1 1 2 4 3 9 4 16 5 5, R3 भी हमारे पास बनेगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड ए फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे बताते हैं, देखो ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी ड्रॉ ए वर्टिकल पैरेलल लाइन एंड लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाती है, इट दैट इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन इन मोर देन वन पॉइंट, देन द एक्सप्रेशन इज ए रिलेशन। एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो क्या करती है, कट करती है। जैसे अब ये बना रखा है, देखो ये हमने क्या बनाया, कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस किया, तो ये ग्राफ एक से ज़्यादा लाइन पे कट कर रहा है, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये हो गया 3 पॉइंट। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, रिलेशन। अगर इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर अगर वो कट करे तो वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, फंक्शन। जैसे अब ये क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मतलब ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। उसके बाद है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। ठीक है, फंक्शन की। रियल वैल्यूड फंक्शन सबको पता है। रियल फंक्शन क्या होता है, जिसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो क्या होता है हमारे पास, रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन और रेंज आपको पता है। डोमेन क्या होती है, हमारे पास जो ये सेट होता है फर्स्ट नंबर वाला ए और ये बी, ये होती है कोडोमेन, कोडोमेन, और ये होती है हमारे पास डोमेन। और जो इस एलिमेंट, जो इसके एलिमेंट को लिस्ट किया गया, मतलब जिसकी इसके प्री इमेज बनाई गई है जिन एलिमेंट्स की, उसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगी, रेंज बनेगी। फाइंड कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, रूट के अगर अंडर एक्सप्रेशन है तो स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है,
तो क्या लिखना है उसको, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर है तो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ओनली ग्रेटर जीरो या लेस जीरो क्वेश्चन के हिसाब से। इसकी डोमेन हमें बतानी है, डोमेन इसकी क्या होगी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमने लिखा, इसको जब हमने सोल्व किया डिनोमीटर तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यानी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। एक पॉइंट तो हमारे पास ये निकल आया। दूसरा, जब इसको सोल्व करेंगे तो -1 से लेके 2, तो रेंज हमारे पास, सॉरी डोमेन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, रेंज का मतलब, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो इफ डोमेन ऑफ ए सेट, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स, देन रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ये तो सीधा है, अगर डोमेन जो है फाइनाइट पॉइंट है तो उसकी रेंज भी क्या होगी, उसकी जो वैल्यूज होंगी वही आ जाएगी। अगर डोमेन हमारे पास R है और R माइनस सम फाइनाइट पॉइंट है, तो जो है दी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को हम एक्सप्रेस करेंगे y की टर्म में, मतलब x को हम एक्सप्रेस करेंगे y की टर्म में, और फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है x के लिए। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, देखो डोमेन में तो निकालनी है, डोमेन में निकालनी है x की वैल्यू, और रेंज जब निकालेंगे तो निकालनी है y की वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में, जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। रिजल्ट क्या कहता है, अगर दूसरा, अगर फाइनाइट इंटरवल है डोमेन, तो फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर रेंज यूजिंग मोनोटोनिकली, तो उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें वहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो एग्जांपल, रेंज इज द नोट क्या कहता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। रेंज क्या है, कोडोमेन से ज़्यादा कभी भी रेंज नहीं आएगी, क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट ही हैं जो उसकी रेंज होती है, तो कोडोमेन के बराबर होगी या रेंज इसके इक्वल होगी। ठीक है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, अब देखो y की वैल्यू निकाल ली हमें, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x बाई एक्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x। डोमेन यहाँ पे क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, डोमेन यहाँ पे क्या बनेगी इसकी, -∞ टू इन्फिनिटी। y हमारे पास ये है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी -1/2 से 1/2, और मेन मोटो हमारा यही है y की वैल्यू निकालना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ ए फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन क्या कहते हैं, एक तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू सी, कोई भी हम वैल्यू पुट करें, एलिमेंट पुट करें, हमेशा क्या वैल्यू देगा, कांस्टेंट, तो वो हो गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, जैसे ये y इज इक्वल टू सी। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। डोमेन इसकी क्या होती है, -∞ टू इन्फिनिटी, यानी कि x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या होगी, सिर्फ ओनली जो कांस्टेंट नंबर है वही। ठीक है, और ये इसका नेचर कैसा होता है, ये मैनी वन होता है। दूसरा, इनटू फंक्शन फॉर कोडोमेन एज ए सेट ऑफ, अगर कोडोमेन जो है रियल नंबर का सेट है तो वो कैसा होगा, इनटू फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो ना तो इंक्रीजिंग होता है और ना डिक्रीजिंग होता। ठीक है, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमने बता दिया, सारी हमने बता दी कांस्टेंट के फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल। उसके बाद है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ए पोलिनोमियल फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स, मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है। इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, एंटायर नंबर लाइन। क्या होती है इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, एंटायर नंबर लाइन, एंटायर नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू r, इसकी क्या होगी, डोमेन, और रेंज क्या होगी, जो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन जो वेरी करेगा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा था, जस्ट कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा थ्रू आउट सेम रहती है। आइडेंटिटी फंक्शन में सेम इमेज आएगी, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वो सेम हमें लौटा के देगा। मान लो 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2, सेम। ठीक है, सेम लौटा के देगा। उसके बाद जो इसकी स्लोप होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है, dy/dx इज इक्वल टू 1। डोमेन पूरा r, रेंज भी इसकी पूरी r, कांस्टेंट फंक्शन होता है y इज इक्वल टू x, जैसे एग्जांपल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसका नेचर कैसा होता है, ये 1 होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, अगर इसकी कोडोमेन है तब, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, और ओड फंक्शन होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कौन सा फंक्शन का क्या नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन p/q की फॉर्म में, क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
और ये पोलिनोमियल की टाइप में है f(x) और g(x). इसकी जो डोमेन होगी उसमें क्या आएगा, रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन g(x) क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो 0 माइनस हो जाएगी। उसके बाद जो रेंज होगी वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगी। ठीक है, फर्स्ट देखो y इज इक्वल टू 1/x², ये रैशनल फंक्शन है। इस टाइप का इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा। इसकी जो डोमेन होगी r में से 0 माइनस और y क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी। y इज इक्वल टू 1/x³, इसका ग्राफ ये इस टाइप से बनेगा। इसकी डोमेन x बिलोंग, क्योंकि 0 पे परेशानी कर रहा है ना तो 0 को ख़त्म कर देंगे और y क्या आ जाएगा r-0। उसके बाद होता है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। सबको पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मोड x पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए। तो कब खुलेगा, -x जब x लेस देन 0 होगा, +x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r, रेंज होती है y बिलोंग्स टू r, यानी कि क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी। प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ हमारे पास, √x², जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा मोड x। अब x² लेस देन इक्वल टू a², तो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो बहुत ही ईजी हैं, ये हमने पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसको हम बोलते हैं, मोड x प्लस माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। उसके बाद है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है हमारे पास मोड x/x। इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट होते हैं, -1, 0 और 1। -1 जब x लेस देन 0 है, 0 जब x 0 है और 1 जब x क्या है पॉजिटिव है। इसकी जो डोमेन होगी x बिलोंग्स टू r, रेंज में 3 ही एलिमेंट आएंगे। और सिग्नम फंक्शन कैसे खुलता है 1 और ये -1 और बीच वाला 0। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डोमेन होती है r, रेंज होती है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स, रेंज होती है इसकी सेट ऑफ इंटीजर्स, कंप्लीट जो सेट होगा z। ठीक है, इंटीजर्स। उसके बाद है नेचर क्या होता है इसका, ये मैनी वन फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन भी होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है ये। ठीक है, हमारे पास कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। ग्राफ सबको पता ही कैसा बनता है इसका। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद है प्रॉपर्टीज क्या कह रही थी, n अगर कोई इंटीजर है, n हमारे पास अगर कोई इंटीजर है, x रियल नंबर है, n बिटवीन n एंड n+1, तो देन नेगेटिव नंबर का इंटीजर x, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -x करेंगे, मतलब माइनस ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर n का क्या होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ऑन ए फंक्शन, फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन क्या कहता है, प्लस करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो माइनस में अलग अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में भी वो अलग अलग हो जाएंगे। डिवाइड में जो डोमेन है, जो सॉरी x बिलोंग करेगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस जो डिनोमीटर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि माइनस कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल गिवन है, जैसे हमारे पास f(x) और g(x), तो प्लस करना है, माइनस करना है, प्रोडक्ट करनी है और डिवाइड करना है, ये सब हम कर देंगे, हमको आता है बहुत अच्छे से। उसके बाद है सम अदर फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है, इंजेक्शन। हर एक एलिमेंट की हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हमारे पास होनी चाहिए। फंक्शन में ये बोला था हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डिफरेंट हो भी सकती है और नहीं भी, ये बात उसने नहीं बोली थी, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड अलग है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास f a to b इज 1 1। ठीक है, 1 1 इफ, या फिर ये अगर दो एलिमेंट हमने लिए दोनों इक्वल नहीं है तो जो उनकी इमेज है वो भी क्या है, इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर इमेज हमने इक्वल ले ली, मान लो दो एलिमेंट की इमेज हमने इक्वल ले ली, f(x) इज इक्वल टू fy, तो जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दो डेफिनेशन से हम इसको 1 1 प्रूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट a इंटू फाइनाइट सेट नंबर ऑफ फंक्शन, वही कार्डिनलिटी ऑफ b कार्डिनलिटी ऑफ a। 1 1 फंक्शन कब होंगे, जब हमारे पास n b कार्डिनलिटी ऑफ b परमुटेशन कार्डिनलिटी ऑफ a, और कब होगा, जब हमारे पास जो b सेट है वो बड़ा होना चाहिए और a सेट क्या है, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे पास होगा NP M, n हमारे पास b की कार्डिनलिटी और m हमारे पास a की कार्डिनलिटी, अदरवाइज 0 हो जाएगा। उसके बाद है मेथड, अभी मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, ग्राफिकली। तीसरा मेथड हमारे पास क्या कहता है, f'(x) अगर लेस देन 0, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 या पॉजिटिव 0 आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, तो फंक्शन कैसा है, हमारे पास 1 1 है। मैनी वन फंक्शन अगर जो 1 1 नहीं है। ठीक है, इज इन 3 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर ऑलवेज मैनी वन फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे मैनी फंक्शन होते हैं।
3 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट्स। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी हमें प्री इमेज नहीं मिले। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट छूट गया, मान लो 1 2 3 4, इन तीनों की हमारे पास इमेज मिल गई लेकिन इस एलिमेंट की इमेज नहीं मिली, तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास इनटू। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। उसके बाद है ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, रेंज और कोडोमेन क्या होनी चाहिए, बराबर। दूसरा, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट, ए सेट में तो n एलिमेंट है और दूसरे सेट में अगर 2 ही एलिमेंट है तब क्या होगा, 2n-2, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वन फंक्शन का। उसके बाद ऑन टू फंक्शन का नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फाइनाइट सेट ए टू फाइनाइट सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वे डिवाइडिंग n a things into n b groups so that no group is empty if n a is greater than equal to n b। तो यहाँ पे क्या होगा, n a तो बड़ा होना चाहिए और n b छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमारे पास ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद n2 जो फंक्शन ऑन टू नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये 1 फंक्शन हो गया था। उसके बाद 1 और ऑन टू बाइजेक्शन फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है। एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, f हमारे पास ये है, g हमारे पास ये है। f माइनस जी क्या होगा, f माइनस जी हमारे पास होगा x जब रैशनल होगा माइनस x जब x इरेशनल होगा। तो हमें बताना है क्या ये 1 होगा, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल होंगी। ठीक है, f(i(x) जब रैशनल, इरेशनल जब माइनस x, रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो ये फंक्शन कैसा है, 1 और ऑन टू हमारे पास है। कंपोजिशन क्या होती है, एफ ओ जी एक्स, मतलब गोफ कैसे डिफाइन करते हैं, गोफ ऑफ एक्स, तो पहले एफ ऑफ एक्स एफ एक्स और जी एक्स ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, गोफ को जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, गोफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट होगी। प्रॉपर्टीज क्या कहती है, फोग और गोफ कभी इक्वल नहीं होते, कभी कभी होते हैं। और एफ ओ जी ओ एच 3 फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ से एफ ओ जी और जी ओ एच ये दोनों क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। उसके बाद जो हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन होगा वो विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, वो आइडेंटिटी फंक्शन खुद ही होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन जो 1 ऑन टू होता है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। ठीक है, जो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 और ऑन टू। ये आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कंडीशन इसकी। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, अगर 1 ऑन टू है तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो वो 1 और ऑन टू है। उसके बाद है मेथड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्टिबल फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो एग्जांपल से। एक्स और वाई हमारे पास गिवन है, 1 ऑन टू फंक्शन हमें बताना है, जी ऑफ वाई एक्स, तो फोग और गोफ यहाँ पे बताना है। ये तो सीधा ही बता दिया इसने, ये तो वैल्यूज निकालनी थी। इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्टिबल फंक्शन, तो जो मान लो वाई हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मान लो ये गिवन है एफ इनवर्स एक्स और वाई, ये हमें बताना है इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई। इनवर्स फंक्शन ऐसे निकालते हैं, या फिर ऐसे एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक को हमने उधर मूव करवाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 ऑन टू होता है इसीलिए। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाई, तो जो एक्स की वैल्यू निकालनी है किस में निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ वाई में। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वाई की फॉर्म में हमारे पास आनी चाहिए, तो वहाँ से हम क्या है इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल हैं कितने, 14 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो ये है रिलेशनल फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। सुबह हमने किया था क्या, सेट वाला, मतलब 3 बजे के आसपास, शाम को हमने 3 बजे जो है सेट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, और अभी मैं ये क्लास आप लोगों की अपलोड कर रही है, तो इसमें है रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है और सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। अगर आपको इन चैप्टर्स के अलावा कोई और चैप्टर आप पहले करना है तो आप मेरे को बता दीजिए, नहीं फिर कल हम करेंगे मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट्स, कंप्लीट चैप्टर कल हम कर देंगे, ये 7th मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट वाला। अगर इसके अलावा अगर आपको पहले कोई और 7th के अलावा अगर आपको पहले कोई और चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं वो यहाँ पे आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो फिर नहीं तो फिर मैं 7th चैप्टर आपको कल शुरू करवाऊँगी। ठीक है, तो आज ये दोनों लेक्चर अच्छे से देख लेना। सेट, रिलेशन और फंक्शन के नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन के लिए चाहिए तो रिवीजन ले सकते हैं, फॉर्मूलाज चाहिए तो फॉर्मूला आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।